हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है साइमन कमीशन। चलिए देखते हैं। साइमन कमीशन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी और यह भारत आया था। तो चलिए देखते हैं कि साइमन कमीशन की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 नवंबर 1927 को किया गया था और भारत जो आगमन हुआ इसका ये 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। तो अब हमें ये समझना है कि साइमन कमीशन की स्थापना क्यों की गई थी और ये भारत किस लिए आए थे, इसका उद्देश्य क्या था। तो हम देखते हैं कि इसकी यदि हम पृष्ठभूमि की बात की जाए तो वर्ष 1919 में एक अधिनियम आया था। उस अधिनियम का नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इस अधिनियम को 1919 का अधिनियम कहा जाता है और इस अधिनियम के माध्यम से यह कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम अपनी कार्य में कितना अच्छा काम किया है, कितना प्रगति की है, इसकी जांच की जाएगी और उसकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा की जाएगी, लेकिन कब की जाएगी? तो 10 वर्ष के बाद। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1927 में यानी 10 वर्ष पूरा होने से पहले साइमन कमीशन का गठन कर दिया इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच के लिए। जिस समय साइमन कमीशन का गठन किया गया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनली ब्लैडविन थे। यानी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनली ब्लैडविन थे और ये कंजरवेटिव पार्टी से थे। ये कंजरवेटिव पार्टी से थे क्योंकि उस समय कंजरवेटिव पार्टी ब्रिटेन में सत्ता में थी और विपक्षी पार्टियां में लेबर पार्टी थी। स्टैनली ब्लैडविन के द्वारा साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया और इसमें जो सदस्य थे, इसमें कुल सदस्य की संख्या 7 थी, जो सभी ब्रिटिश पार्लियामेंट के सांसद थे। और 7 सदस्य में सभी सदस्य ब्रिटेन के ही थे। सभी सदस्य ब्रिटेन के ही थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और ये 7 सदस्य जो ब्रिटेन के थे उसमें से जो इस साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, इनके जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, ये भी लेबर पार्टी से थे। लेबर पार्टी के ही
लेबर पार्टी से ही संसद चुने गए थे, तो ये भी थे। एक व्यक्ति और था, और वो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, और वो था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, जो भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। तो इनको ध्यान से याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में यहां से प्रश्न बनने के चांस हैं और शायद पूछे भी गए हैं। आगे देखते हैं कि हम यहां आते हैं कि 7 सदस्य जो साइमन कमीशन में थे, तो एक भी भारतीय नहीं था। तो भारतीयों को यह शक हो रहा था कि जब एक भी सदस्य भारतीय नहीं है, तो ये जो रिपोर्ट देंगे तो कभी भी भारत के पक्ष में रिपोर्ट नहीं दे सकते। इसलिए इस कमीशन को शक की निगाह से देखा गया, और इसी के संदर्भ में, इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस पार्टी ने दिसंबर 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया, और इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि जब साइमन कमीशन भारत आएंगे तो इनका विरोध किया जाएगा। तो जितने भी कांग्रेस के सदस्य थे, सभी ने इसका समर्थन किया, और साथ ही कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग भी इन प्रस्ताव का समर्थन किया। लेकिन यहां याद रखना है कि 2 ऐसी पार्टियां थी जिसने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, और वो 2 पार्टी था। पहला था पंजाब का यूनियनिस्ट पार्टी, और दूसरा था दक्षिण भारत का जस्टिस पार्टी। ये दोनों पार्टियां इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, यानी इनका कहना था कि हम साइमन कमीशन का विरोध नहीं करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि 1919 के जो अधिनियम था, उनकी जांच करना था साइमन आयोग को। तो जांच 1919 की जो अधिनियम था, इनकी जांच करना था। तो इसने जांच किया, और जांच करने के बाद इसने ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में इसने कहा कि, यानी सिफारिश की कि प्रांत स्तर पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सकती है। सरकार की स्थापना की जानी चाहिए, और कानून व्यवस्था बनाए रखा जाना चाहिए, और कानून व्यवस्था बनाए रखा जाना चाहिए। दूसरा इसने कहा कि केंद्रीय विधानमंडल में, यानी केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया
जाना चाहिए। और तीसरा इसने कहा कि संघ स्तर पर उत्तरदायी सरकार की गठन का समय अभी नहीं आया है। संघ स्तर पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना का समय अभी नहीं आया है। इसी के प्रति उत्तर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया। एक उसने बैठक बुलाया और बैठक जो है वो बैठक था सर्वदलीय बैठक था। सर्वदलीय बैठक जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया और बैठक किया और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाए। और उसी प्रस्ताव में नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव पारित हुआ। नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव पारित हुआ। ये जो कमेटी थी नेहरू रिपोर्ट से संबंधित कमेटी, इसमें 9 सदस्य थे, जिसमें 2 मुस्लिम थे, यानी 2 जो थे मुस्लिम लीग से ले लिए गए थे और बाकी 7 जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। नेहरू रिपोर्ट में इनके जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू। और सचिव बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को सचिव बनाए गए थे। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का प्रावधान किया गया था। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का प्रावधान किया गया था। डोमिनियन स्टेट का प्रावधान था। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, सैन्य शक्तियां, न्यायपालिका की कार्य और विदेशी मामले सभी भारतीयों के हाथ में होंगे, जबकि भारत का जो सम्राट होगा वो विदेशी होंगे, यानी ब्रिटेन के होंगे। तो यही था डोमिनियन स्टेट का प्रावधान। इसके अलावा इस रिपोर्ट में भारतीयों को संघ बनाने का अधिकार दिया गया, संगठन करने का अधिकार दिया गया, समाचार पत्र प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया और मौलिक अधिकार का भी प्रावधान इसमें किया गया था। जो हमारा वर्तमान संविधान है इसमें भी बहुत सारे चीज नेहरू रिपोर्ट से लिए गए हैं। आगे देखते हैं कि जब साइमन कमीशन भारत आता है तो भारत में इसका विरोध होता है और विरोध होता है और इस विरोध का एक महत्वपूर्ण पक्ष है लाहौर में लाला लाजपत राय की हत्या। यानी लाला लाजपत राय ने और बाकी जो कांग्रेस के आंदोलनकारी थे उन लोगों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, यानी इसे वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया, यानी गो बैक। और इसी के विरोध में यहां के उस समय पुलिस अधीक्षक, जिसको हम लोग एसपी बोलते हैं, वो एस्कॉट थे
सांड जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर थे, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, ये डीएसपी के पद पर थे, डीएसपी के पोस्ट पर साउंड्स थे। और एस्कॉट ने आदेश दिया और साउंड्स ने पीटना शुरू किया और इतना पीटा कि लाला लाजपत राय की हत्या हो गई। लाठी के चोट से लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। इसी समय लाला लाजपत राय ने एक नारा दिया था कि मेरे शरीर पर ब्रिटिश के द्वारा जो लाठी की चोट से पीटा जा रहा है, तो उनकी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। इसके बाद सैमन कमीशन का विरोध सिर्फ लाहौर में ही नहीं होता है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं। लखनऊ में देखेंगे कि लखनऊ में भी इनका विरोध होता है, लेकिन लखनऊ में जो विरोध होता है तो यहां विरोध करने में बहुत सारे क्रांतिकारी होते हैं और यहां पर जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत, जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत इनकी भी पिटाई होती है, इनको भी लाठी डंडे से पीटा जाता है। आगे देखते हैं, जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद इनका बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों द्वारा, जिसमें भगत सिंह प्रमुख भूमिका में थे, साउंड्स की हत्या कर देते हैं, यानी इनको गोली मार देते हैं। और बाद में जाकर के भगत सिंह ने और इसके साथ बुटकेश्वर दत्त ने, ये दोनों ने मिलकर के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते हैं, जिसके कारण इसे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दिया जाता है। हालांकि इसमें बुटकेश्वर दत्त नहीं होते हैं, फांसी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दिया जाता है। अब ये चीज तो हमने देख लिया, अब एक चीज और देख लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट जो था, इसमें डोमिनियन एस्टेट का प्रावधान था, लेकिन अधिराज का दर्जा था इसमें। लेकिन नेहरू रिपोर्ट से एक कदम आगे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक पार्टी का गठन किया जाता है 1928 में। अब वो पार्टी है इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग, और इसका उद्देश्य था पूर्ण स्वराज की स्थापना। तो आज की वीडियो में हमने सैमन कमीशन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा और नेहरू रिपोर्ट के भी कुछ पक्ष को देखे हैं। अगले वीडियो में हम लोग नेहरू रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मुस्लिम लीग द्वारा जो 14 सूत्री मांग रखी गई थी उनको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।